नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम कक्षा 12 में जो पहला अध्याय है हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पे, उनकी साहित्यिक परिचय पे। तो हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में। ये परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और उसमें ये बातें हमें बतानी होती हैं। इनके पिताजी जो थे वो थे बाबू देवी प्रसाद साहू। बाबू देवी प्रसाद साहू और माताजी श्रीमती मुन्नी देवी। श्रीमती मुन्नी देवी इनकी माताजी थी। इनका जन्म जो है वो एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुगनी साहू नामक परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कक्षा 8 तक ही हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 8वीं तक ही हो पाई थी। परंतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी देव प्रसाद जी और इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पाली, इन भाषाओं का भी ज्ञान हासिल कर लिया। यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू और पाली का भी स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया। साहित्य में भी इनकी रुचि थी, शुरू से ही, बचपन से ही साहित्यिक रुचि वाले थे। और इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, इनके भी ये प्रखंड विद्वान माने जाते हैं। इन विषयों में भी इनकी अच्छी रुचि थी। बात करते हैं हम इनके स्वभाव की कि ये स्वभाव से कैसे थे। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो स्वभाव से बिल्कुल शांत, गंभीर, सौम्य, शालीन, यानी यूँ कह सकते हैं कि इनका स्वभाव जो है बिल्कुल सौम्य स्वभाव था, गंभीर व्यक्तित्व के थे, शांत और शालीन स्वभाव के थे। इनके व्यक्तिगत जीवन पर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद ने 2 शादियां की थी। 2 शादियां, इनकी जो पहली पत्नी थी वो थी विंध्यावाटिनी। इनकी पहली पत्नी थी विंध्यावाटिनी, लेकिन कुछ समय बाद टीबी के कारण इनका देहांत हो गया। तो फिर जयशंकर प्रसाद जी ने ये मन बना लिया कि मैं जीवन में दूसरी शादी नहीं करूँगा। परंतु इनकी भाभी जी के मनाने पर इन्होंने दूसरी शादी की।
कमला देवी से। दूसरी शादी इन्होंने किससे की? कमला देवी से, जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जयशंकर प्रसाद का जो पूरा जीवन है वो एक अवसाद से भरा हुआ रहा है। जन्म तो इनका संपन्न परिवार में हुआ था, परंतु कम अवस्था में ही, जब ये 12 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। 2-3 साल बाद ही माताजी का देहांत हो गया, और 17 साल की अवस्था में इनके बड़े भाई थे शंभु रतन, उनका भी देहांत हो गया। तो इस तरह से छोटी अवस्था में ही, अल्प आयु में ही परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ गई, और इसका प्रभाव इनके जीवन पर और इनकी साहित्य यानी इनकी रचनाओं पर दोनों जगह देखने को मिलता है। हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के उपनामों की, कि जयशंकर प्रसाद को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी को शेषवावस्था में झारखंडी के नाम से भी जाना जाता था। इनको झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इनके काव्य में क्लिष्ट जो शब्दावली है उसके आधार पर इनका ये नामकरण हुआ माना जाता है। परंतु कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि इनका ये नाम शेषवावस्था में ही पड़ गया था। इनको पुरातन पंथी कवि के नाम से भी जाना जाता है, पुरातन पंथी भी कहा जाता है। पुरातन पंथी इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं हैं, मुख्य रूप से जो नाटक हैं, उनकी रचना पौराणिक आख्यानों के आधार पर हुई है, इसलिए इनको पुरातन पंथी भी कहा जाता है। इनके रचना संसार की हम बात करें तो इनके रचना संसार में हम देखते हैं कि प्रसाद जी जो है वो मूल रूप से एक कवि है। प्रसाद जी मूलतः एक कवि है। मूलतः प्रसाद जी क्या है? कवि है। परंतु इन्होंने गद्य साहित्य में भी उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं, जैसे नाटक हैं, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है। तो इन विधाओं में भी इन्होंने उच्च कोटि का लेखन कार्य किया है, लेकिन मूल रूप से ये कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जैसे काव्य संग्रह हैं, हम इनकी काव्य संग्रह की बात करें तो इनके जो काव्य संग्रह हैं उनमें झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व है, महाराणा का महत्व है, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनके प्रारंभिक जो रचनाएं हैं, यानी ये अपने प्रारंभिक जीवन काल में कलाधर नाम से और ब्रज भाषा में लेखन कार्य करते थे। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो अपने प्रारंभिक जीवन काल में किस नाम से? कलाधर उपनाम से। और किस भाषा में लेखन कार्य करते थे? ब्रज भाषा में। ये ध्यान रखने योग्य बात है।
तो इनके काव्य संग्रह के अलावा इन्होंने जो अन्य विधाओं में लेखन कार्य किया है, उनमें नाटक, और नाटक में सज्जन, इनके जो नाटक हैं उनमें सीधे मुख्य नाटक हम ले लेते हैं, जैसे करुणालय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। नाटक के बाद हम बात करते हैं उपन्यास की। उपन्यास जो इनके द्वारा लिखे गए हैं वो हैं कंकाल, तितली, इरावती। ये उपन्यास प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं, और इरावती उपन्यास जो है वो इनका अपूर्ण उपन्यास है। इरावती जो है इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनकी बात करें कहानियों की, तो कहानियों में इन्होंने, इनके जो कहानी संग्रह हैं उनमें आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये प्रसाद जी के द्वारा रचित प्रमुख कहानी संग्रह है। इनके द्वारा एकांकी भी लिखा गया है, एक घूंट, एकांकी भी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। निबंध संग्रह, तो प्रसाद जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह जो हैं उनमें काव्य एवं कला, रहस्यवाद, ये निबंध संग्रह हैं जो प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब बात करते हैं हम इनकी विशेषताओं की, कि ये जो रचनाएं प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं किस प्रकार की हैं। इनकी जो कामायनी रचना है वो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जो इन्होंने 1935 में लिखी थी। सबसे इन पर इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी जो हैं उनके द्वारा रचित जितना भी साहित्य है, तो उनमें जो कविताएं हैं और जो कहानियां हैं, इनकी जो ये कहानियां हैं और जो काव्य संग्रह हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की और उसके आदर्श मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। ये इनकी विशेषता है। इनके जो नाटक हैं इनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और संपूर्ण साहित्य की अगर हम बात करें तो इनके संपूर्ण साहित्य में जो एक राष्ट्रीय चेतना की भावना है, राष्ट्रीय जागरण की जो भावना है,
वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार प्रसाद जी के द्वारा जो रचित साहित्य है उसमें छायावादी विशेषताएं तो हैं ही हैं, क्योंकि प्रसाद जी मूल रूप से छायावादी कवि हैं। और छायावादी हैं, और छायावाद का समय कब से है? 1920 से 1936 तक छायावाद का समय माना जाता है। और छायावाद के बारे में यह बात प्रचलित है कि जितने भी छायावादी कवि हैं वो सब के सब पलायनवादी कवि हैं। कल्पनाशीलता पर या इनकी रचनाओं में कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये कल्पनावादी भी बोल सकते हैं हम इनको। और इस युग के जो कवि हैं उनकी जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। और जयशंकर की भाषा में, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत निष्ठ भाषा बोल सकते हैं हम, जिसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता देखने को मिलती है। परंतु इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, या छायावाद का उन्नयन कवि भी कहा जाता है, उन्नयन करने वाले कवि। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इनका एक नाटक है स्कंदगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त। इन दो से इनके दो गीत लिए गए हैं। एक तो है देवसेना का गीत और दूसरा है जो स्कंदगुप्त से लिया गया है, और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। स्कंदगुप्त से जो पहला गीत इनका लिया गया है देवसेना का गीत, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देवसेना गीत जो है वो सबसे पहले तो यही बात हमें या हमसे पूछी जा सकती है कि देवसेना का गीत प्रसाद जी की कौन सी रचना से लिया गया है या कौन सी रचना से संकलित है। तो वो रचना कौन सी है? स्कंदगुप्त। अब देवसेना के गीत में किस बात पर बल दिया गया है तो उस पर हम बात करते हैं कि देवसेना का जो गीत है उसमें देवसेना अपनी वेदना प्रकट कर रही है, अपनी व्यथा प्रकट कर रही है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, और उस समय हुणों का आक्रमण होता है, और उस आक्रमण में देवसेना के परिवार के सारे सदस्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देवसेना अकेली रह जाती है और अपने भाई बंधु वर्मा के सपने को साकार करने के लिए वो राष्ट्र सेवा का व्रत धारण कर लेती है, यानी व्रत ले लेती है कि मैं अपने भाई के सपने को साकार करूंगी। परंतु मन ही मन देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त को चाहती है, और स्कंदगुप्त जो है वो उस समय मालवा के ही धन कुबेर की पुत्री थी विजया, उसको चाहता है, उसके ख्वाब देखता है। जब देवसेना अपना प्रेम प्रस्ताव स्कंदगुप्त को भेजती है तो स्कंदगुप्त उसमें विजय के प्रेम में था, उसको पसंद करता था, और देवसेना स्कंदगुप्त को। तो उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के कारण देवसेना जो है वो आहत, उसको चोट पहुंचती है, वो दुखी हो जाती है, क्योंकि जिसके वो सपने देख रही थी उसको वो पा नहीं सकती। और उस समय देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है। परंतु जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर होती है, जब वो पूरी तरह से आहत हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है, तो वो आजीवन अविवाहित रहने का व्रत धारण कर लेती है देवसेना कि मैं जीवन में अब कभी शादी नहीं करूंगी। परंतु जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होती है तो उस समय एक नया मोड़ आता है जीवन में, और वो नया मोड़ क्या है कि स्कंदगुप्त जो है वो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्वयं देवसेना के पास वापस वही प्रणय निवेदन भेजता है, अपना प्रेम प्रस्ताव भेजता है। परंतु तब तक देवसेना तो अपनी पूरी जो इच्छाएं थी उनको त्याग चुकी होती है।
और एक राष्ट्र सेवा का व्रत धारण कर चुकी होती है और वो एक आश्रम में रहने लग जाती है प्राणदत्त के साथ और वहाँ भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। परंतु जब वो प्रेम प्रस्ताव स्कंदगुप्त का देवसेना के पास जाता है तो देवसेना उसको ठुकरा देती है, अस्वीकार कर देती है। और अस्वीकार करने के बाद वो स्वयं से कहती है, यानी दुखी होती है कि जिसको उम्र भर पाने की चाहत रखी उसको मैंने द्वार से लौटा दिया, यानी वापस भेज दिया। और अपनी सारी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं और भावी सुख से वो विदा लेती है अपने जीवन के अंतिम समय में। और यहीं से उसके इस गीत की शुरुआत होती है। तब वो ये गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। और इस गीत में देवसेना जो है वो अपने जीवन पर दृष्टिपात करती है और अपने जीवन के जो अनुभव हैं और जीवन में जो अर्जित वेदना, कष्ट और जो संघर्ष है उसको इस गीत के माध्यम से वो प्रकट कर रही है। तो ये था देवसेना का गीत। अब हम इस देवसेना के गीत को यहाँ उस कविता को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो देखने के साथ साथ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आगे की क्लास से आप निरंतर हमसे यानी जुड़े रहें। धन्यवाद।